खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने आज नैब केस में हमजा शहबाज की ज़मानत मंजूर कर ली है। वो क्या सर्कमस्टांसिस हैं और किस बुनियाद पर यह ज़मानत ली गई है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ नवाज शरीफ ने कारकुनों को कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें। उधर कुछ लोग अपने सोशल मीडिया के चैनल पर कह रहे हैं कि इमरान खान क्या असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। ये क्या कहानी है या क्या सिलसिला, या जस्ट एक गुफ्तगू है। इसके साथ पार्लियामेंट शो ऑफ हैंड के हवाले से कोई कानून साजी कर पाएगी, लगता तो नहीं है, क्योंकि इस पर तो कोई मुतफिक नहीं है। और फिर बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, मगर जो हमारा गर्दिशी कर्जा है भट्टी साहब, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। तो फिर इसका मतलब है मसाइल कहीं और हैं, मगर वहाँ हम जाना नहीं चाहते। पहले आ जाते हैं नैब में हमजा शहबाज साहब के इस महीने के बाद कि आपने कल कहा था कि उम्मीद है कि वो क्या आपका अंदाज़ा था? पहले सुना दे आपने क्या कहा था, सुनाएं जी। किसी ने जाके शहबाज साहब से कहा कि सर अब बेल हो जाएगी, हमारी बात हो गई है। मुझे ख्वाब आया, मैंने रात को एक वजीफा किया। उन्होंने कहा फिलहाल बेल मेरी रहने दो, तो हमजा की कराओ। हमजा शहबाज की मेरा ख्याल है कल परसों बेल हो जाएगी। तो फिर वो उन्होंने अपना जो वजीफा है वो वापस ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, हमजा शहबाज साहब करते तो उनकी भी बेल हो जाती, लेकिन हमजा शहबाज साहब आपको याद होगा 20 महीने से अंदर कम व बेशतर 1920 मुज़ाहिर अली नकवी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उनका मेरिट पे ये बेल रिजेक्ट कर चुके हैं। ये चले गए, रिजेक्ट हो चुके, इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद इन्होंने कहा जी हमजा शहबाज की मेरिट, उन्होंने कहा अगर हम फैसला देंगे मेरिट पे करेंगे तो बात करनी है, मेरिट की मुश्किलात हो में इजाफा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप। उन्होंने कहा जी, जज साहब ने फिर फरमाया कि क्या आप मेरिट पे चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम हार्डशिप पे चाहते हैं कि इंसानी के तहत, बिल्कुल ठीक, कि हम इतने अरसे से जेल में। फिर जज साहब ने फरमाया कि आप हाई कोर्ट में ये पहले प्रे करें। आज हाई कोर्ट में ये ही प्रे की गई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेगुनाह, उन्होंने कहा कि 20 महीने हो गए, 19 महीने मेरे क्लाइंट आदम नज़ीर ताड़र ने साहब ने फरमाया, उस पर खासी कल परसों से बहस हुई। फिर हार्डशिप पर 10-10 लाख के मचलकों पर हमजा शहबाज शरीफ को अदालत के 2 रुकनी बेंच ने रिहा करने का हुक्म दिया। इससे पहले कि आप मलिक साहब के पास जाएं, आपको पता है इस रिहाई की सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? मरीम साहब को तो नहीं होगी, मरीम साहिबा को। बड़े हो क्या बली होंगे। काजी साहब जब हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, मेरा उनसे थोड़े से एहतराम है ना, बड़े अच्छे आदमी हैं। मरियम नवाज साहबा जब देती थी ना, रोजाना पूछते गिरफ्तार हुए नहीं हुए, अब क्या होगा? हमजा शहबाज साहब किसी भी कीमत पर, जो मेरी राय है, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है, राय भी है, लेकिन कल हमजा साहब अपना मौका बदले, ना जुडिशरी को बुरा भला कहेंगे, ना अदलिया पे करेंगे। अब तकसीम होगी नून लीग में, बीच में मरियम का बयानिया चलता है या हमजा शहबाज का। 2008 से लेके 18 तक वज़ीर आला शहबाज शरीफ रहे, अमलन पंजाब को हमजा शहबाज चलाते रहे, अमलन पंजाब को चलाते रहे। जब मुशर्रफ से डील करके गए थे तब भी हमजा साहब इधर ही थे। तो मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा पेनिट्रेशन हमजा की है। लाहौर का जलसा नाकाम होने की यही वजह थी। तो जो मरियम के करीब थे ना जितने साथी, सॉरी हमजा शहबाज साहब के, मरियम साहिबा ने उसको दूर कर दिया था। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अगर PDM के इजलास में जाते हैं, तो अगर PTI मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत हमजा की फेवर में है कि उनका ख्याल है कि अदारों से टकराव की पॉलिसी ये अदालत तो यकीनन फैसला मेरिट पे ही करती है। तो मसलन मलिक साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनल रिफ्ट है, भट्टी साहब इस तरफ इशारा करें कि वो तेज़ होगी। और आप देख रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब के कागजात थे, नामजदगी भी रिजेक्ट हो चुके हैं, वो बयानी वाले। तो आपको लगता है कि हमजा शहबाज जरा माइल्ड सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे? नहीं, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है भट्टी साहब से, मगर मेरी राय में मरीम इतना डोमिनेट कर रही है, मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकली उसके लिए कोई थ्रेट आ सकती है इस वक्त। डोमिनेट के सेंस में डोमिनेट वो क्रोड पुलर है, वो टीवी की स्क्रीन पे आ गई है, उसको बोलना आ गया है। जो फेसिस की मैं बात करूँ, ये मेरा एक एनालिसिस है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं भट्टी साहब से आप डिसएग्री कर रहे हैं, वो आप भट्टी साहब कह रहे हैं वो बंदे नहीं ला सकी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमजा के अंदर वो पॉलिटिकल क्राउड की वो अट्रैक्शन, वो स्टेचर नहीं बन रहा जो मरियम उसकी एब्सेंट में बना गई है। तो मेरे हिसाब से, मेरी अकल के मुताबिक, मुस्लिम लीग नून से मुराद इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम है। हमजा आएगा तो उतना डेंट नहीं पड़ सकता जितना भट्टी साहब कह रहे हैं। भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि बेसिकली मुझे तो लगता है कि मरियम नवाज एक्सपोज हुई है लाहौर के जलसे के बाद।
वो करोड़ पुलर वाली तो सारी मिथ टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई है। कादी साहब, आज हमजा शहबाज की बेल के बाद मुस्लिम लीग के 2 सीनियर रहनुमा और एक साबिक सूबाई वजीर से मेरी बात हुई। उन्होंने का कहना था अगर हमजा शहबाज को आगे करते हैं नवाज शरीफ तो ये पार्टी बच जाएगी। ये उनका कहना है। मुस्लिम लीग नून के 2 सीनियर रहनुमा और एक साबिक वजीर, उन्होंने कहा कि मरियम का बयानिया हमें ले बैठा है। मरियम ने आज जान के दोबारा एजेंसियों को ललकारा है कि हमजा की बेल पर। अब मैं आपको क्राउड पुलर अच्छा, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि क्यों इनको यानी रिहाई क्यों मिलती है? मतलब देखें, मैंने अर्थ किया ना, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। मुझे मेरी ख्वाहिश तो नहीं है ये हो। जब नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब से डील की तो तब भी हमजा अकेला था इधर, मरियम साहब का सियासत में कोई रोल नहीं था। जब साथ में आए मरियम नवाज साहबा, जब 13 के इलेक्शन में उधर मीडिया सेल पे गई, इनकी लोगों से राब्ते नहीं थे। हमजा शहबाज के राब्ते हैं। हाँ, अगर नवाज शरीफ ने खुद हमजा को पीछे रखने की कोशिश की और मरियम को आगे, और अदरवाइज क्राउड पुलर तो है। जब मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ को जेल छोड़ने गई थी, आपको पता पेशावर तक लोग ही लोग थे। हाँ, बहुत बंदे सन। अच्छा, नहीं, उसके बाद ये जो उन्होंने डस्के जलसे किए हैं, एक तो डस्के होता है, दूसरा मरीद के थे लोग। बहुत प्राउड पुलर है ये सिर्फ। लेकिन एक बात है, बंदे ने नहीं गड्डियां होती हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि इनको ये पता ही नहीं था कि 7 अरब का जो केस है, नायब के हल्के ये कह रहे हैं कि इनके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो नीचे से घुमाते थे और उन्होंने हमें बताया। इनको यही नहीं पता था, इनको सिर्फ पता था पैसे आ रहे हैं और इनके अकाउंट में जा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ी सी तफ्तीश सुनी हुई है। ये तो जो शाहिद हकान अब्बासी साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे तरदीद क्या करूँ। उन बेचारों को ये भी नहीं पता, जब जेल में भेज देना फिर तफ्तीश नहीं होती। आजाद साहब तो पुराने वर्कर है। तारिक साहब ने क्या कहा था, एमपीए जो थे इनकी सब बेचारों को इतनी समझ ही नहीं है। जेल पे जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाता है। जब नैब हिरासत में इन्वेस्टिगेशन करनी है, मरियम नवाज को पहला सवाल ही ये किया गया था। वो जो सवालनामा ना मरियम नवाज साहब वो दे दे, मैं इनको मान जाऊंगा कि ये इनको तो लिख के सवालनामे दिए गए थे। आपके पास कहां से आई? इन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा मेरे अब्बू से पूछो, मेरे अब्बू से पूछो, पापा से पूछो। 7 समुंदर पार गए, गुड़ियों के बड़ी साहब एक एंगल है, अच्छी सी कि गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा भी ना आना। बटी साहब ये इन्होंने कहा था जवाब। मलिक साहब आपसे सवाल है, देखे नहीं, ये सारे दावे इनके हैं। डू यू थिंक के नैब ने गिरफ्तार किया हो वो ये बेगुनाह होंगे या गुनाहगार, ये मैं अदालतों ने फैसला करना है। तो इन्हें किस लिए रखा था? क्या यार, वो मुझे तो शाहिद खान बासी की दुख हो रहा है। ऐसा नहीं इस पे आपकी भाई जेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आप तफ्तीशी एजेंसियों को इसमें से मुबर्रा नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ गरीब आदमी से तफ्तीश कैसे होती है, जरा बताएं। इवन बच्चों की तस्वीरें दिखाएं हमें जरा। यह तफ्तीश हो रही है, इसने एक सेब चुराया होगा भूख से तंग आके, और जिनकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मरते हैं, जो हमारे फंड खा जाते हैं, जो हमारी वेलफेयर का पैसा खा जाते हैं, वो आपके साथ ये करते हैं और आप उनको पूछते नहीं हैं। इनको सिर्फ यहां रख दें, ये सलूक ना करें, ये सारा कुछ बता देंगे। बड़ी साहब देख रहे हैं आप। मैं गुजारिश करता हूं, अगर मलक साहब कत्ता तल्लुक के मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई या हमारे लिए सब लीडर काबिल है। मैं तो आपको कह रहा हूं, पीटीआई के ऐसे ऐसे खौफनाक स्कैंडल आएंगे कि नून लीग भी शर्माएगी। मैं इनके 2-3 वजीरों को, आज मैंने पीटीआई के 3 एमपीओ से बात की, उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ जुल्याती कर रही है, ये तो नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुई। ये पीटीआई के मुझे कह रहा है पंजाब के सेक्रेटरीट के 2-3 अफसरों ऐर छोड़ दे। कादी साहब, इनसे अगर ये तफ्तीश हुई होती तो आज ये आप बयान ना चला रहे होते, रिकवरी चला रहे होते कि इतने अरबों की रिकवरी हो गई है। बदकिस्मती है, तफ्तीश असल इनसे हुई नहीं, जो 90% गरीब आदमी। वी डू नॉट एडवोकेट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, मगर आप उनको रख के सवाल तो करें, उस जगह पे रखें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वोट को इज्जत मिल रही है यहाँ पे, ये और ये मिलती रही है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जरा अलग होती है। मेरा ख्याल है इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है बड़ी साहब? ये तो बड़े चोर होते हैं। काई साहब, आपने जो कहा बिल्कुल माकूल का, मगर आपको पता होना चाहिए 84 दिन जिस्मानी रिमांड रहा हमजा का, 84 डेज। मेरा ख्याल हम प्रोग्राम करते हैं सिर्फ 30-32 मिनट के लिए, हम लगता है हम सारा दिन इकट्ठे रहते हैं, मुझे लगता है हम फैमिली बन गए। आपने 84 डेज उस बंदे को जिस्मानी रिमांड में रखा है, 19 दिन, 19 महीने का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना टाइम है। और उसके बाद आपने बेल क्यों हुई है? आपने बिल्कुल ठीक है, ये इंसानी हमदर्दी पे हुई है। बेल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
मुतहदा अदालत से कि फर्दर कितना आपको टाइम चाहिए, तो बताया गया 10 से 12 महीने। मैं मेरे पास भी इंफॉर्मेशन 10-12 महीने मजीद लग सकते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं हमजा पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या हमारा जो तफ्तीश का सिस्टम है क्या उसमें जान है? क्या आपने सुन लिया, आपने एहसन इकबाल को सुन लिया, आपने साद रफ़ीक को सुन लिया, आपने वज़ीर आज़म साहब को सुन लिया, राना सोनाला को भी फ़ोन कर ले। मेरा सवाल आप दोनों से है कि इमरान खान साहब 1 करोड़ दफ़ा जो बात कह चुके हैं वो NRO नहीं दूंगा, तो भाई अदालतें किसने बढ़ानी है? मुझे बताओ उसको पैसे किसने देने हैं, हुकूमत देने? आपकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि खुदा का वास्ता है 180 अदालतें एहतसाब की लाओ, 30 दिनों में फैसला, वो पैसे किसने देने हैं? मुझे आप इसका जवाब दें। गवर्नमेंट पैसे देने हैं, आप तफ्तीश में सारा जोर डाल रहे हैं, हर जगह फेलियर है। सवाल तो पैसे ये है कि डकैती हुई है, हाँ हुई है, तो करें ना, और इसका मतलब ये सही नहीं कर रहे हैं, डकैतों को हीरो बना रहे हैं। पैसे दें, आप काबिल एहतराम मेरे पॉलिटिशियन लीडरों की हर बात पे यकीन करें, ये आपका हक है और मलक साहब का भी। तो नवाज शरीफ ने भी कहा था ये है वो जराए, तो फिर मान जाए, फिर क्या जरूरत है? दुनिया में मुझे वो फ्रॉडिया बताएं जिसने आके कहा हाँ मैंने फ्रॉड किया, एक बंदा बताए ना। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं यार, क्या हम बेवकूफ है? मुझे नहीं पता कि पैसे खा जा रहे हैं। आज एक सेक्रेटरी जितने पैसे दे के लगा है पंजाब में, मैं छोड़े हमसे सब। मैं खबर बाद में दूंगा। आज रास्ता हमवार हो गया है ट्रंप की गिरफ्तारी का, मैंने आज स्टोरी आपको दी भी थी, तो बाद में जाएंगे। मेरा फिर आपसे वही कंसर्न है, ये अदालतें किसने बढ़ानी है? मुझे बस इस पे बता, ये कौन जिम्मेदार है? हुकूमत को इधर हरगिज डिफेंड करने ना बैठा हूं, जो कहती है NRO नहीं। अच्छा मरियम की सवाल, मैंने आर्मी आर्डिनेंस, मैंने नैब आर्डिनेंस पढ़ा, हम कहते हैं ना सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई, उसका क्या रोजाना हेयरिंग हो, उसका जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है कि उसने अभी तक अदालतें क्यों नहीं बढ़ाई, ना बढ़ाएंगी तो। वैसे इस केस में 60% ट्रायल मुकम्मल हो चुका, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, इनका भी मुकम्मल रेफरेंस दायर हो चुका है, रेफरेंस दायर हुआ है, 60% ट्रायल 19 महीने में अदालत में। मलक साहब मैं कह रहा हूं या 35 साल प्रॉपर्टी के केस नहीं निकलते। गलत है ना? आपको मैं एक गाड़ी दे दूं और उसका अब गलत है, जब मैं पकड़ा गया हूं इस्लामाबाद पहुंचे पेट्रोल के बगैर कैसे पहुंचे? बड़ी साहब मैं तो कह रहा हूं मौजूदा हुकूमत में भी करप्शन वैसे ही जारी है, ना मैंने कभी इसको डिफेंड किया और ना अल्लाह मुझे कराया। बटी साहब मैं एहतसाब पे आपके साथ हूं, आप ये ना समझे, मेरी गुजारिश है कि हुकूमत किधर है, अदालतें बढ़ाए, तफ्तीश बढ़ाए। बटी साहब ये बात होगी, ये बताएं कि मरियम साहबा की गिरफ्तारी की ना पेशी की खबर आई और फिर विड्रॉ हो गई, वो क्या था? वो एक सच था, वो एक सच था। वो के नैब हुकाम कहते हैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं फैसला हुआ था। फैसला वापस किसने कराया मैं नहीं नाम दूंगा, क्योंकि फिर मुझसे सबूत मांगेंगे। डीलें खुद करते हैं, इंटरनेशनल कॉलें खुद रिसीव करते हैं, कौन किसी को कॉल करता है, कौन किसको नहीं करता। शर्म आनी चाहिए अगर तो किसी के निशाना बंदूक हमारी तरफ चलने के हम कमजोर आदमी हैं। 50 चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दी है, आप कह रहे हैं कि वो मतलब वो इतनी पूरे पाकिस्तान की टॉप खबर थी। ठीक था, बुलाया गया था, फिर बाद में विड्रॉ कराया गया। मैं तो कह रहा हूं सर, कोई टेस्ट उस किया कोई? बस देखे मैंने असल में हम मैसेज दे रहे हैं आने वालों को, आप भी करप्शन करें। खबर तो ले लो साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, सच कहना मुश्किल है। मुझे पता है ये किसके हुक्म पे वारंट निकले, किस हुक्म पे मरियम को बुलाया गया और कितने शवाहिद हैं और फिर किसने रुकवाए। लेकिन मैं और आप देंगे ना खबर तो हमारा जुर्म है, उनका करप्शन करना भी जायज है, हमारा खबर देना भी, सच बताना भी गुनाह है। इस हुकूमत की एक मेहरबानी हुई है, इन्होंने सच पे इतनी कदगर लगाई है। मादी में भी नवाज शरीफ तो हर फायरिंग ही करवा देते थे ना, वो तो इतनी मेहरबानी करते थे हम पे, उनको इजाजत थी, कोई बात नहीं। मतलब आगे बढ़ते हैं। कादी साहब, ये मरियम वाली बात में बदन है, आप इस स्टोरी पे काम करें, फिर मैं बताऊंगा कितने बज के कितने मिनट पे कॉल आई और फिर वापस ऑर्डर लिए गए। जब मलक साहब ये ठीक कहते हैं कि एहतसाब करासी बोर्ड होना चाहिए, मैं इस पे मलक साहब के 100% हमेशा तो आज तो मरियम ज्यादा अग्रेसिव नजर आई है। कंप्रोमाइज ना हो तो ये जो केस है पंजाब की, वो कौन सी शख्सियत मेरे सामने आपको कह रही थी कि इनको तो कोई भी नहीं बचा सकता? आप नहीं थे बैठे हुए, मलक साहब भी बैठे थे। बात यह है कि हम नहीं करना चाहते तो बस ठीक है, दे इनको और लोगों को पैसे दें कि वो भी आके चोरियां करें आइंदा जो आए। नहीं, ये रवायत बना रहे हैं, बड़े बड़े डाकुओं को छोड़ के ये लोगों को, नई नस्ल को ये तरबियत दे रहे हैं कि मुल्क का माल लूटो,
लेकिन हिस्सा दो ताकि कोई पकड़े कोई ना। सबसे ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ बड़ी साहब, सबसे बदकिस्मत बात यह है कि छोटी चोरी नहीं करनी, वरना वही जो आपने देखा बड़ी बड़ा माल लोगों को भूख से मार दो, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, इंशाल्लाह आपको 7 स्टार जेलें मिलेंगी और बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं। एक ब्रेक के बाद बहुत सी खबरें और भी हैं। पार्लियामेंट में शो ऑफ हैंड के हवाले से कोई कानून साजी होगी या नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब क्यों इलेक्शन की बात कर रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने की जो बात हो रही है इसमें कोई हकीकत है या बस ये रोज़मर्रा की एक गुफ्तगू है बेमानी सी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भाई साहब वो अभी हम कुछ और भी दिखाएंगे आपको चीज़ें, मगर सबसे पहले ये कि मरीम साहबा फिर पीएम हाउस पर इस डेस्का के इलेक्शन के हवाले से भी इल्ज़ाम लगा रही हैं और एजेंसियों पर भी कुछ है तो सुनाएं ज़रा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई जहां पर एजेंसीज इन्वॉल्व थी, ये खुद ही बता दें, वरना हमको नाम भी बताने पड़ेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है। मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि अब सिर्फ इनकी चोरी नहीं पकड़नी, जो भी अफसरान, जो भी एजेंसीज के एहलकार, जो भी पुलिस के एहलकार, सिर्फ बेनकाब नहीं करना कि पेटियां उतरवाई जाए, इनको सजाएं दी जाए, इबरतनाक इनके साथ सलूक किया जाए। अच्छा बड़ी साहब, इनको तो खुश होना चाहिए, इनकी दरख्शां रवायात आगे बढ़ रही है अगर धांधली हुई है तो। उन्होंने कहा एजेंसियों को वार्निंग दी है जिससे मुल्क की बकौल उनके, मैं नहीं कहता, मेरा ईमान है कि हमारी एजेंसियां नहीं डरती, अगर इनसे डर रही हैं। ये नैब को कहती है जिस दिन मुझे बुलाया मैं बेड़ा गर्क कर दूंगी, वहाँ हमने खबर खेत मिट्टी दी है सी वैसे ही हुआ। भट्टी साहब बुरा ना मनाए, ना भट्टी साहब नहीं ठहरे, भट्टी साहब थोड़ी बदतमीजी करूंगा, ये मुझे पता है, उन्होंने कहा मुझे हर चीज पता है। आपके ब्यूरोक्रेसी में मैडम जो इन्फॉर्मर है ना, इस फकीर को पता है, वो तो इमरान खान साहब बादशाह आदमी है, बुलाते कैसे नहीं भट्टी साहब वापस भट्टी साहब जो कुछ अफसर लगे हुए हैं सेक्रेटेरिएट में, कहाँ जाके हाजिरी देते हैं। भट्टी साहब आप बात बदल रहे हैं, मेरा आपसे सादा सवाल है। आपने फरमाया कि उन्होंने कहा अगर मुझे नैब ने बुलाया, वो किस तरह कह दी बात? हाउस ऑफ शरीफ के मुलाजम है चंद ब्यूरोक्रेट, हाउस ऑफ शरीफ के जाती मुलाजम है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नवाजा किया उनको बहुत ज्यादा, माजी में पन्नी पाई दी है, तो अब भी असल और रिपोर्ट उधर है। मैंने एक दफ़ा कहा था, कुछ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया कि कोरोना में ना शहबाज साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम ने करना था। मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता था किसने दी है। यार मैं 30 साल से नहीं कहा। नहीं वो आप बात फिर नहीं मेरी सुन रहे। उन्होंने कहा था कि नैब मुझे बुलाएगी तो ये हो जाएगा, तो वाकई हो गया, नैब ने बुला के फिर खामोश कर दी। तो कोई डरती है नैब मरीम से? क्या वो एटम बम में ऐसा चक्कर? देखें, ये तो बात सच है कि मुल्क में अदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं GHQ के बाद धरना दूंगा, मुझे बुलाया तो नैब में मैं अपने कारकुनों का वो डर गई। नैब को बुलाया, नैब पर पथराव हुआ, नैब के 3 मुलाजम जख्मी हुए। जब मरियम नवाज साहबा को बुलाया था ना, जब लशेडो 3 मुलाजम, उसके बाद नैब ने इसको बुलाया नहीं। तो बताएं, जिस मुल्क में कानून ताकतवर के आगे इतना लाचार लंगड़ा लूला है, तो उसको मैं और आप क्या कर लेंगे? हम तो कोई कानूनी इदारा नहीं, तो बात कर सकते। हम खबर दे के बिना दाया करते हैं। डराया किसको है? डराया किसको है, जरा समझाए ना। मैं भी मरियम को, आपके अहम तरीन अदारों को मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। वो मतलब नैब वाले डर गए, उन्होंने कहा हमने नहीं बुलाना। यार उसके बाद बुलाया, मुझे बता देना कोई एक आदमी, आम आदमी नैब में पेशी पे जाए और उधर पथराव करे, उसकी तो 1 महीना पहले नहीं देखी, उसको नैब भूल जाएगी? मैं सवाल, मौलाना फजलुर रहमान का नैब के 2-3 नोटिस हमने ही खबरें दी, ऐसे ही हर टीवी पे हुआ, हमने नहीं दी। यार देखें, इनको वैसे अब द लॉ कर दें। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कह रही है पहले वो सुन लें आप। हमें फोन करवाए गए कि प्लीज बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें, हमने इनकार कर दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की अवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। देखिए, एक तो अपने दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बड़ी की है, आप तो जानते ही हैं। वो जूते शूते मारे थे, जजों ने भाग के जाने बचाई थी, एक आधे जज के जूते भी उतर गए थे। कई सब मैं माफी चाहता हूँ, इसके बाद मैं मलक साहब को दूंगा। यार मैं हैरान हूँ कि एक खातून काबिल एहतराम लीडर मरियम नवाज इतनी जुर्रत कि कहती है पहले हमें फ़ोन कराए गए, यानी कि एजेंसियों ने फ़ोन कराए गए बादिउल नज़र में, जो उनका मतलब है। तो हमने कहा चलो भागो, हम नहीं मानते। अब
आप पार्टी ना बने जो सुप्रीम कोर्ट को इतना, इसका मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट, ये तो बेहतर उन्होंने फैसला देना ना इन केस, अगर वो कहते हैं मैं कहूं तो मेरी तौहीन अदालत हो जाएगी। नहीं, हमें तो 6 महीने के लिए अंदर हम सीधा, हमारा तो कोई हल ही नहीं है। लेकिन बड़ी साहब मेरा एक सवाल है, नहीं देखें, वो कह रहे हैं अगर आप पार्टी बने हैं, अगर फैसला आता है इसका मतलब है वो नवाज शरीफ के साथ, इमरान खान के साथ मिलके गलत फैसला जीते, जो इतनी बड़ी अदालत उनके आगे नहीं को चुप कर। बड़ी साहब एक मेरे पास और भी है, मैं और मलक साहब को एक मिनट मलक साहब, उन्होंने नैब को भी एक धमकी दी है जिसके बाद हम देखते हैं कि वाकई वो ऑर्डर कहा जा रहा है हुआ और फिर वापस हो गया। सुनाएं जरा। मेरे खिलाफ नैब के नोटिस की बात की, मैं बिल्कुल नहीं डरती। अगर आपने अपने कफन में आखिरी कील ठोंकना है तो जरूर करें। वैसे मुहावरतन तो ये उर्दू ठीक नहीं है, मगर बड़ी साहब एक बड़ा सवाल आपसे, बड़ी देर से मैंने रोक के रखा हुआ है। मलक साहब, बड़ी साहब 4000 बंदा लाहौर से नहीं निकाल सके जहां से 35 साल से हुकूमत करे, तो इदारे डरते क्यों हैं? मैं माफी चाहता हूं, जो लाखों की तादाद में इदारे हैं, जो हजारों की तादाद में जज है, वो नैब कह रही है अगर मुझे अपनी कब्र में आखिरी कील ठोंकना है, ये इतना सख्त लफ्ज है तो नैब मुझे बुला ले। तो यार इसके बाद ये हुकूमत के रहने का जवाब ही नहीं है, इनसे रिजाइन ले लेना चाहिए। यहाँ मरियम ठीक कह रही है, यहाँ अदारे गलत है। यार मलक साहब मुझे ये बताएं, एक सरकारी इदारा है वो कह रहे कब्र में आखिरी कील, यानी कि मारेगी फिर कब्र पे कील मारेगी और कील ठोकेगी, जैसे वकार सेठ ने कहा था फलां बंदे की लाश को घसीटो। देखिए मैतों का भी नहीं आप करें तो नैब को तो इसने मैयत करार दे दिया। ये वो बंदे डरने में हक बजा रहे हैं। जब आप गुंडागर्दी करके चीफ जस्टिस को भगा देते हैं नहीं आप फिर आप डरते होंगे इनसे। कई सब ये नहीं, इसका गुंडागर्दी करेंगे। नहीं आप बुरा ना मनाए, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपके इदारे नहीं है, वो डरपोक है। मैं तो जवाब देने लगो ना, इदारे तो होते ही नहीं है। अगर भट्टी साहब है तो वो भट्टी इंसान है। जब भट्टी साहब सुने ना, आप मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे जवाब ले लिया, बोलते जाए। अगर भट्टी साहब को मैं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दूंगा देन इज इंस्टीट्यूशन। मेरा सवाल है, अगर डस्का में आज फिर इल्जाम लगाया अपना मरियम ने कि जी एजेंसी शामिल थी, ये जवाब देना इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन 100% एक इन्वेस्टिगेशन करे और हमें बताए सफेदी क्या है, कालर क्या है, चोर कौन है, साथ कौन है, फिर हम आगे चलेंगे। जब तक आपके इदारे न्यूट्रल साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इस तरह के इल्जाम। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये मलिक साहब एक मिनट, इसका मतलब है कि तमाम गुंडा अनासर थानों पर कब्जा कर लें। ऐसे चोर अगर किसी पर पर्चा करता है तो 100 बंदे जाएं और उसे कहें तुम्हारी कील में आखिरी ठोक देंगे तुम्हारे कब्र में, तो गुंडों के हवाले कर दें। साहब मेरी एक तो बात, जो इनके खिलाफ बात करता है ताकतवर के, वो सारे वाजिबुल कत्ल है मुझ समेत। मैं तो आज मलिक साहब की इस बात के बदला है, मुझे दुनिया के किसी 3 ईमानदार बंदे जज ले आए, कहें कि एक मुलजमा ये बयान दे कि मुझे नैब बुलाएगी तो अपनी कब्र में आखिरी कील झुकाई, इसका मतलब क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में गुंडा राज है, और क्या है यार? गुंडे राज से भी बहुत ऊपर है यार। इदारों को चैलेंज है ना, आप अदारों को आपने तजलील की इंतहा कर दिया। नहीं भट्टी साहब, मेरा पॉइंट नहीं आप समझ रहे। पार्टी ना बने, मैं इसको धमकी कहूंगा, कब्र में कील ठोकने के बराबर होगा। मुझे मिसिंग माय पॉइंट, मेरा पॉइंट है ये धमकी है, ऑनेस्टली धमकी है। मगर आप टाइम कम है, आगे बढ़ना है। इदारे नहीं है, यही मेरा आर्गुमेंट कह रहा हूं मैं। तो ये मेरा आगे बढ़ना है। उनका रिजेक्शन नहीं आता तो उन इदारों को खत्म कर दें, उनका बजट गरीबों पे लगाएं। ये मेरा भट्टी साहब आप कहां फिरते हैं? मैं नाम नहीं लेता। सियालकोट में जिसके मरने पे आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनकी क्या रेपुटेशन थी? कब्जा ग्रुपों को टिकट, गुंडों को टिकट, मैं डस्के पे पीएचडी की हुई है। और तो सारे तो वो कह रहे भाई एक तरफ इन्होंने सामने गुंडे लाके खड़े कर नसीब करे, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर रही ना। हां फिर रियासत को दुआ करें कि जहां अदालत की वीकनेस सामने आ रही है, इधर गुंडे भी आप हम जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो गुंडे हैं। आप जरा साहब इल्म है, थोड़ा 1 मिनट मेरी रहे। उन्होंने ये लफ्ज जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी ना बने, अगर ये फैसला आया तो फिर हम समझेंगे आप भी बायस। दूसरा, उन्होंने मोहतरमा ने यह फरमाया कि नैब मुझे अपनी कब्र में आखिरी कील ठोकना है तो मुझे बुला ले। इसका मतलब क्या है? मुझे आसान लफ्ज़ों में बड़ी सादा लफ्ज़ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि जनाब जिस तरीके से हम चलाते थे मलिक क़य्यूम वाली अदालतें, वो पार्टी बने, मेरी पार्टी बने, जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर से 35 साल बने रहे हैं, जब हमने मिलकर लूटा और बर्बाद। और इसके अलावा क्या है? ये रियासत कोशिश कर रही है, बच जाए तो बच जाए, वरना ये खा देंगे। मैंने तो सारे पॉलिटिशियनों को देखा, इतनी तरह अदारों को ललकारते हुए मैंने नहीं देखा। हो बड़े सभा के बढ़ मैंने वैसे ऐसे इदारे भी नहीं देखे। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ मैंने इदारे भी ऐसे नहीं देखे, इदारे भी बड़े बड़े। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये अब बात ये कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं भट्टी साहब के इलेक्शन शायद हो जाए।
उनकी बात का आपको ज़रूर यकीन करना चाहिए। देखिए, एक तो बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है। आप लोग ना बिला वजह हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। उन्होंने कहा था बीमार है, वो बीमार भी हुए। उन्होंने कहा था लंदन जाना है, लंदन भी गए। उन्होंने कहा था मैंने प्लेटलेट्स नीचे ऊपर हो गए, वो अभी तक बीमार है। अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा हो गए। क्या मौजूदा इस वक्त असम्बली ख़त्म हो चुकी है? नहीं। क्या इमरान खान ने असम्बली तोड़ दी है? फैसला नहीं किया। क्या नो कॉन्फिडेंस आ गया है? मगर लग क्यों रहा उन्हें? तो लंदन में एक बंदा अरबों रुपए के घर से निकल रहा है और सवाल ये नहीं हो रहा कि जनाब आप पीएम साहब जरा ये तो बताएं कि आप 8 हफ्ते के लिए आए थे इलाज कराने के लिए, तो आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? सवाल ये हो रहा, सुना कि इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं। तो अगर उनकी बातों पे हम सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रहे हैं, हम अपने दारों पे हमले, वो क्या समझते हैं? भाई जो कब्र में कील ठोक दी। आज मैंने तो सुबह से ये स्टेटमेंट मोहतरमा मरियम नवाज की सुनी नहीं। भाई आपके पास क्या खबर है, वो क्यों ये कह रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी बात है, उनका नुक्ता नजर है, बिल्कुल उनका हक है। देखिए, नवाज शरीफ ने जो बात की उसका अपने एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपकी जो हुकूमत है इस वक्त 3 बड़े सूबों में, सिंध में आपकी शहर कराची और दही 2 टोटल अलग अलग हुए हैं। लियाकत जतोई अकेला नहीं है। एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाया ना उन्होंने कि 35 करोड़ लेके आप सेनेटर बना रहे हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और उनके साथ एक पूरा अलग ग्रुप है। लियाकत जतोई ने नवाज शरीफ अपना वज़ीर आज़म को लेटर भी लिखा। सवाल पूछा था गवर्नमेंट क्यों असेंबली टूटने की बात पूछा, जवाब आपने मेरे से लेना है, आपने देना है। असेंबली टूटने से लेना जवाब, वो इलेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि सिंध में पीपल अपनी पीटीआई टूट-फूट का शिकार है। कल मैंने आपको पंजाब की सूरत हाल बताई, पेशावर में वज़ीर आज़म साहब जाते हैं तो वहाँ 14 MNA आते नहीं है। नवाज शरीफ की असेसमेंट ये है कि पार्टी टूट-फूट का शिकार है और इमरान खान इस प्रेशर में, इस गुस्से में असेंबली तोड़ देंगे। दिस इज इज असेसमेंट, उनकी असेसमेंट है, यानी बिल्कुल बेसिक। और बड़ी साहब तो तोड़ फोड़ इधर थोड़ी हो रही है कि मरियम चाहती नहीं है, हमजा शहबाज साहब बाहर हैं, अभी आप कह रहे थे। अच्छा कायद साहब, मेरी अर्ज है, ख्वाहिश में और खबर में फ़र्क होता है। ख्वाहिश तो वो जो मर्जी कर ले, वो कहें कि ताहयात वो वज़ीर आज़म रहे, ये तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं रोक सकता। लेकिन हुकूमत भेजने का तरीकाकार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, आइन जो आइन जिसे बड़ा मुकद्दस बनाते हैं, तो को नो कॉन्फिडेंस ले आए ना। पार्टी में टूट-फूट नहीं है भट्टी साहब आपके ख्याल? अच्छा, पार्टी कौन सी में टूट-फूट नहीं है? उसका नाम बता दे, मैं आपको गुरु मान जाऊंगा। हुकूमत टूटती है ना, मेरी पार्टी तो नहीं। जब हुकूमत में टूटेगी तो हुकूमत टूट जाएगी। हुकूमत अच्छी बात है, अगर टूटेगी तो इलेक्शन होंगे ना, लेकिन वो मुल्क से सर गुजारिश ये है, आप उस बंदे को दे रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सादको अमीन नहीं है, जिसे मुजरम है, आप उनकी बातों को वेट दे रहे हैं और वैसे मुझे आइन का सबक पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ, अच्छा, हुकूमत कल टूट दिया, आज टूटे, मुझे क्या। लेकिन अगर आपका जवाब देखें, जब अपोजिशन में टूट फूट होती है तो फिर वो अपोजिशन रहती है, मगर जब हुकूमत में टूट फूट होती है वो टूट जाती है, ये आर्गुमेंट। अच्छा, मैं कहता हूँ हर हुकूमत में टूट फूट होती है, हर हुकूमत में इख्तिलाफ राय होता है। नवाज शरीफ जब था उस वक्त भी था, आज भी था, ये हमेशा होता है। हाँ, हुकूमत आज जाएगी तो हम यकीनन यही कहेंगे चले। आपका एक्सपीरियंस तो कम नहीं है, 30 साल का एक्सपीरियंस। कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर बता दे जो पेशावर जाए 14 MPN आए, बता दें। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब लुट चुका है, रजिया गुंडों में। आज एक और भी खबर, घर को पुरानी खबर, 50 लाख रुपए आपकी नैब ने ना ब्राडशीट ने नवाज शरीफ को दे दिया यार। वो तो फिर मैं पैसे आप मुझे खबर दी है कि एक बंदे ने 50 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया रिश्वत लिया और पंजाब में बड़ा है। मैं उसका नाम, अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ना है, क्योंकि वो इस वक्त हमने आगे बढ़ना है। मियां इमरान खान साहब, आप भी कुछ छांगा मांगा कर लें, इनसे ही सीख लें, वरना तो आप मारे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और जनाब गिलानी साहब लोगों से मिल रहे हैं, और क्यों मिल रहे हैं दिखाइएगा जरा, क्या बात, क्या क्या कहानी है? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में उसका शॉर्ट नहीं है। गिलानी साहब को उम्मीद है कि बन जाएंगे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम सब उम्मीद से है। वो प्रोग्राम भी लगता था। गिलानी साहब एक इस्तेमाल हो रहे हैं मोरे के तौर पर। इनका ना बनना भी कोई जुबा नहीं होगा। इधर मैंने अर्ज किया ना, जफरुल्लाह जमाली 1 वोट पे रहा, मंजूर वोटों ने 16 वोटों पे वज़ीर आलाशिप की। इसका मतलब मौलाना फजलुर रहमान बगैर वोटों के PDM के इस वक्त सरबराह हैं, जिसमें अक्सरियती पार्टी नून है, पीपल्स पार्टी है। वो बेचारे पीछे मुँह खड़े होते हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बोरियों के मुँह खुल गए हैं। ताहम हतमी फैसला तो 3 मार्च को ही सामने आएगा। मुझे तो लगता है भट्टी साहब सारी ये कठपुतलियां हैं। अच्छा, फिर मैं एक बात कहूँ, किसी को बताएंगे तो नहीं? हाँ यार, ये म्यूट कर दो। यूसुफ रज़ा गिलानी को नून लीग के कुछ लोग वोट नहीं देंगे, इसका इजहार उन्होंने अपने फर्स्ट कजन से किया है। जाओ गिलानी साहब ने, चलें ठीक है जी। क्या वो गिलानी साहब ने कहा कि मेरे में नहीं दे रहे वोट? वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साबक
ने अपने एक अजीज से, रिश्तेदार से कहा है मुझे यकीन है कि नून लीग मुझसे बदला लेगी और इनके कुछ लोग, मुझे इतला है, वोट नहीं देगी, जिसका उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से कहा। और आसफ अली जरदारी ने उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया कि आपके इन बंदों पे हमें डाउट है। अब और हो रही है। सच है, बिल्कुल देखे दिल से तो ये एक नहीं है, इनका कोई पर्पस जमहूरियत नहीं, कोई हाई मिशन तो है नहीं, अपनी अपनी लड़ाई लड़े हैं। 100% मैं एग्री करता हूँ आपकी इस खबर से, इसमें क्या डिफेंस करता है। मगर दूसरी तरफ पीटीआई में भी एक ऑफर आई है, वो भी सुने, वो भी क्या ऑफर आई है, वो मजेदार ब्रेक पे जाना है। वो छोटी सी खबर में खबर ये है कि अगर आपको शो ऑफ हैंड करना पड़ गया, आप सामने आएंगे तो आप बता दें कि हम पीटीआई को नहीं वोट दे रहे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में आपको अपनी सीटें दे देंगे। ये वेरी गुड, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ये जो इल्जाम आ रहे हैं सियासतदान आपस में, ये क्या, और ये लग तो रहे हैं, मगर क्या ये अगली पिच पे जा रहे हैं? एक ब्रेक के बाद बड़ी दिलचस्प खबर है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आया है और एक दूसरे पे ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इल्ज़ामात की बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है, ये होता क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। जी भट्टी साहब, अच्छा ये जो थे ये जो थे क्या कहते हैं, पहले इनके वालिद मोहतरम थे, बड़ा नाम था ज़ाहिर शाह साहब, तो वो तो बड़े क्लीन आदमी थे। मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अच्छा, असद मलिक को कुछ भी नहीं पता जो उसने कहा। और हमारी बहन जो नशीन साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मेरा भाई नशा नहीं पीता, टिकट पहले उसको मिलने लगी थी, यही फड्डा पड़ गया खानदान में। क्या फड्डा? कि भाई इसको टिकट दोगे तो वो, अब मैं छोड़ दे, मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है इसका हर नेशनल टीवी जाके सर्वे कराए, असद मलिक साहब ने जो कहा वो गलत है या सही है। मुझे तो कुछ पता है, ज़ाहिर शाह साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूँ, बट मलिक साहब बड़ी माशाल्लाह हर जो डीपीओ डीसीओ रहा है ना, आप 10 अभी निकले, और इवन उनके साथ राना शमीम का, मैंने ख्वाजा आसफ साहब ने सियालकोट से, इनसे पूछ ले फ़ोन करके, कोई रॉकेट साइंस। एक तो ये मतलब ये एलूजन इशारे जो हैं, ये मलिक साहब मेरे ख्याल में सवाल है काबिल, हम मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं समझता हूँ जू मैनी ज़ुबान, और ये मैं समझता हूँ ये लोग हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले करने। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड इस तरह की ज़ुबान नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के लोग सियासत में आएंगे उस तरह के लॉज बनेंगे, उस तरह का पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। नहीं, पार्लियामेंट की सुन लेना जो असल पाकिस्तानी के साथ हो रहा है, मगर आपकी इजाज़त है तो बता दूँ, ये तो मेरे पास टाइम है। मुझे ये सवाल मेरा ये है, हम किसी इंडिविजुअल को सामने रख के भी ये बात नहीं कर रहे। मलिक साहब, क्या यहाँ ज़्यादातर जो लोगों को टिकट मिल रहे हैं, इंडिया में तो खुल के बात सामने आ गई है, तो क्या जराइम पेशा लोगों को टिकट देना प्रीफर किया जाता है? मुझे तो लगता है बल्कि एक नया प्रोफेशन बन गया। जिस तरह आप जर्नलिस्ट है ना, प्रोफेशन, हर जमातों ने ना कुछ लोगों को पकड़ लिया कि तुम तर्जुमान हो और तुम्हारा सिर्फ काम है बदजुबानी, गंदी जुबान, इंसल्ट करना। नहीं, टिकटों में बताया ना, टिकटों में हम किसको प्रीफर करते हैं, तो वही काम हो रहा है। मैं तो हर जगह देख रहा हूँ, हर जमात में देख रहा हूँ कि आप एक हलाकू भट्टी साहब जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, म्यार ही नहीं, गुफ्तगू नहीं है, कोई तर्जुमान। बात सुने, जब आप टिकट देने का म्यार होगा कि माल है, चले अच्छी बात है, कहां से आया है ये नहीं पूछना, ये तो आंदा जरूर पता है। आगे साहब, इन मनशियात फरोशों, कब्जा ग्रुपों से इन 2 नंबर के पैसे जो मोहतरम आजाद उल हसन साहब ने कहे थे, इससे पहले ये 5-5 करोड़ रुपया फंड देते हैं पार्टी, शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। डू यू थिंक इस मुल्क में मलिक साहब को इलेक्शन लड़के भट्टी साहब कल बताया ना, रियल एस्टेट बताएं जरा, कल जो आपने बताया यार, फ्रॉड PhD कर चुकी है इधर हुकूमत। ये तो आप शरीफ आदमी को टिकट नहीं देंगे, वो पहले पूछेंगे कितने बदमाश नहीं, कोई शूटर है, ऑर्डर बेचे है, कोई कब्जा कितना पैसे है। वेरी सॉरी है, यहाँ ये नहीं भी होता, अच्छे लोग भी हैं, नहीं अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिशियन अच्छे भी हैं, और एक पैनी भी नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रहे हैं, साथ ही इसके साथ बढ़ रहा है जो गर्दिशी कर्जा है। ये मुआहदे खोल के क्यों नहीं निकालते, जिस तरह भट्टी साहब पंजाबी का मुहावरा, कुत्ता कुएं से बाहर क्यों नहीं निकालते? मैं उसका भी जवाब आपको देता हूँ। बिल्कुल जो ईमानदारी से पाकिस्तानी के हवाले से मैं बात करूँ, दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 22 दफ़ा आपने 2 साल में बिजली में इजाफा किया। 22 गिनते गिनते मेरा लिए प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतनी दफ़ा आपने इजाफा किया। इसके बाद आपने 436 अरब रुपया मजीद वो कर्जा इजाफा कर लिया। पिछले साल यानी कि माली साल में 2000 के लगभग आपका ये कर्जा था, इस वक्त 2600 है और जून में जाके 2800 को आ जाएगा। अब आपने जो सवाल किया, आपके जो 30 सेकंड जल्दी करें, जो मुआहदे हैं ना, मुआहदे इंसानों के लिए नहीं थे, मुनाफे के लिए थे, खून चूसने के लिए थे, उसमें सारे ये है। बात यह कि वो खोले तो पता चल जाए कौन कौन चोर था, मगर अगर हमने 7 स्टार जेल में रखना है इन चोरों को तो फिर ना खोले। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।